अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय कौन है, एंड यदि मैं भीमराव अंबेडकर साहब के शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 48 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में जिसके लिए प्रावधान किए गए हैं, डैट इज़ द CAG ऑफ इंडिया। द ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है तो ये हमको देखने को मिलता है कि आपका जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय होता है यह कार्यालय है। एवं हमें देखने को मिल रहा है कि के संजय मूर्ति अभी भारत के आपको नए महालेखा परीक्षक बने हैं। महालेखा परीक्षक के तौर पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो इनके संबंध से, इनके पद से संबंधित जो भी बातें हैं सर, CAG का पद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में CAG का रोल क्या होता है, एंड CAG से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर आइए बात करते हैं डिटेल में। स्वागत है आप सभी लोगों का BPSC स्टडी IQ की इस YT प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों के सामने मौजूद हूँ एक बार फिर से दिन का जो सबसे प्रेसिंग मुद्दा होता है उसके ऊपर अपनी डिस्कशन को लेकर। तो अगर हम CAG के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें, डैट इज़ हमें देखने को मिलता है कि संजय मूर्ति जो कि 1989 बैच के, ठीक है सर, संजय मूर्ति साहब जो कि 1989 बैच के हमारे IAS ऑफिसर हैं, ठीक है, रह चुके हैं, हिमाचल कैडर से ये बिलोंग करते हैं। उन्होंने आपको राष्ट्रपति के समक्ष एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि उन्होंने भारत के CAG के तौर पर अपनी शपथ लेकर जो पदभार है यहाँ पर, वो यहाँ पे सर पदभार को ग्रहण कर लिया है। तो प्रिसाइजली अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले चर्चा करें, ठीक है, तो इतना तो पता कर लिया कि सर ही इज़ एन IAS ऑफिसर एंड ही इज़ फ्रॉम द 1989 बैच। अब बात आता है कि सर सबसे पहले तो ये है कि CAG से संबंधित, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं वो CAG से संबंधित सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सर हमें क्या देखने को मिलते हैं एग्जैक्टली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, अगर हम CAG के पद के बारे में गठन करते हैं कि सर इस पद का जो गठन है वो कैसे हुआ है, तो CAG के पद का जो गठन हुआ है वो हुआ है एज पर आर्टिकल 148 यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत हमें देखने को मिलता है कि CAG के पद का प्रावधान किया गया है, CAG का गठन किया गया है। और यह अनुच्छेद 148 साफ तौर पे कहता है कि डैट भारत का एक CAG होगा। क्या है सर? भारत का एक CAG होगा। और याद रखना CAG जो है ना सर, ये आपको भारत में ना एक यूनिटरी स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि सर सेंट्रल एजेंसी जो है, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए भी जो CAG है वो एक ही है, और आपके स्टेट का भी जो ऑडिट होता है ये भी सर हमको देखने को मिलता है कि CAG के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो CAG एक सिंगल फिगर होता है पूरे इंडिया के लिए, ऐसा नहीं है कि CAG ऑफ इंडिया और CAG ऑफ अदर स्टेट होता है। और इनकी जो नियुक्ति है सर, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना इनकी अपॉइंटमेंट सर आपको प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमको देखने को क्या मिलता है कि सर याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें ओथ यानी कि जो शपथ होता है ना, ओथ यानी कि जो हमारा शपथ देखने को मिलता है, ये भी इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ग्रहण कराया जाता है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बिफोर ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule। मतलब सर राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं हो तो उनके द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा उनके द्वारा हमको देखने को मिलता है कि इनका शपथ दिलवाया जाएगा। और इनका जो शपथ है वो याद रखना वो भारत के संविधान के एज पर थर्ड शेड्यूल यानी कि जो तीसरी अनुसूची होता है उस तीसरी अनुसूची के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब बात होती है कि सर CAG तो अपॉइंट हो गया, अब बात है कि CAG का मेन काम क्या है। ठीक है सर, CAG का मेन काम क्या है, तो याद रखना सबसे पहले अगर हम CAG के काम को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो CAG के पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आपको देखना होगा। क्या है? सपोज करो ना मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, क्या सर, मैं लिख रहा हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्या सर? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कंट्रोलिंग फंक्शंस और दूसरा क्या है देखने को मिल रहा है सर,
दूसरा हमको देखने को मिल रहा है ऑडिटिंग फंक्शन। एक कंट्रोलिंग फंक्शन है और दूसरा ऑडिटिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब होता है फंड सैंक्शन करना, ठीक है सर, फंड सैंक्शन करना। याद रखिए अगर हम बात करते हैं भारत में सीएजी को, तो भारत में सीएजी को फंड सैंक्शन करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या है सर? इंडिया में हमको सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, और एक डेमोक्रेसी के तहत जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, जो पर्स होता है ना सर वो एग्जैक्टली पब्लिक का होता है, क्योंकि उसमें पब्लिक का ही पैसा रहता है, बाय वे ऑफ टैक्सेस ही हमको देखने को मिलता है पैसा आता है। तो जो व्यक्तियों को, जिन लोगों को आम जनता ने खुद स्वयं से चुनकर भेजा है, उनके हाथ में हम क्या करते हैं, ये सैंक्शन का अथॉरिटी देते हैं। तो जो पावर ऑफ पर्स है ना सर, याद रखना, अगर हम जो फ्रेज होता है ना, जो पावर ऑफ पर्स जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा उस फ्रेज, अगर हम पावर ऑफ पर्स के बारे में बात करते हैं तो वो किससे बिलोंग करता है भारत में, तो वो होता है लोकसभा के पास, ठीक है सर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना फंड निकलेगा, कितना फंड नहीं निकलेगा, ये सैंक्शन करने का अधिकार भारत में लोकसभा के पास है सर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है सर, हमको देखने को मिलता है, ये आपके सीएजी के पास नहीं है। तो फिर सर यहाँ पे कंट्रोलर क्या है, तो याद रखना यहाँ पे कंट्रोलर हमको बस एक मिसनोमर के तौर पर देखने को मिलता है। क्या है सर? हमको देखने को मिलता है कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर यहाँ पे बस आपको एक मिसनोमर के तौर पर है, बस मिसनोमर के तौर पे है। डैट मीन्स भारत का जो सीएजी है ना, वो भारत का सीएजी क्या है सर? भारत का सीएजी आपको एक ऑडिटर है सर, इसके पास सारे के सारे क्या होते हैं सर? सारे के सारे ऑडिट रोल्स होते हैं। क्या क्या ऑडिट करता है सर? सारी चीज़ों को करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, इनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, इन सारे के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है। यही नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर कोई हमको देखने को मिल रहा है सर वेयर हाउस है, कोई सर स्टॉक्स है सर, हमको देखने को मिल रहा है सर कोई गोडाउन्स है, ठीक है सर। ये सारी चीज़ों को क्या करता है यहाँ पर, इसको ऑडिट करने का हक है। इवन अगर फॉर डैट मैटर हमको पीएसयूज़ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उन पीएसयूज़ का भी जो ऑडिट है ना सर, उन पीएसयूज़ का भी ऑडिट हमको देखने को क्या मिलता है कि उन पीएसयूज़ का भी ऑडिट क्या करता है सर, इन पीएसयूज़ का भी ऑडिट आपको सीएजी के द्वारा किया जाता है। बात आती है कि सर ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो सीएजी को कैसे मिले, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये आपके सीएजी को कैसे मिलते हैं, तो याद रखना ये सारे के सारे अधिकार सीएजी को मिलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट सर, तो याद रखना बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल, बाय वर्च्यू ऑफ योर आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत उन्हें ये अधिकार दिए जाते हैं। क्या क्या अधिकार हैं आप देख सकते हैं। द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया परफॉर्म सच ड्यूटी एंड एक्सरसाइज पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ एनी ऑथोरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अब बात आता है कि मानो कि सीएजी ने सर यहाँ पर रिपोर्ट बना दिया सर, सीएजी ने सर आपको रिपोर्ट बना दिया, तो सीएजी ने रिपोर्ट किसको देना है सर? याद रखो यहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन देखने को मिलता है। सीएजी का ध्यान रखना, सीएजी रिपोर्ट किसको देता है, तो सीएजी अपना रिपोर्ट देता है सर राष्ट्रपति को। क्या है सर? सीएजी अपना रिपोर्ट देता है किसको, तो सीएजी अपना रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को। और सर जो स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट होगा सर, ठीक है सर, जो हमको देखने को मिलता है जो स्टेट ऑडिट रिपोर्ट होगा, ठीक है सर, जो हमारा सर स्टेट ऑडिट रिपोर्ट है, ये स्टेट ऑडिट रिपोर्ट सर ये किसको देता है, तो याद रखना ये जो स्टेट ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये उस राज्य के रिस्पेक्टिव राज्य के जो राज्यपाल होंगे, उन रिस्पेक्टिव राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन देयर इज़ अ इक्वेशन है। अब बात आती है कि सर इक्वेशन क्या है, हर एक चीज़ में आप इक्वेशंस वगैरह को लेके आ जाते हैं। जी हाँ, याद रखना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पहला नियम होता है वो क्या कहता है, वो सर हमको कहता है अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, तो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है सर, उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिलता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या है सर? कार्यपालिका विधायिका के प्रति हमको देखने को मिलता है उत्तरदायी होती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सर ये रिपोर्ट किसके अगेंस्ट था सर, तो ये रिपोर्ट हमको देखने को मिलता है मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय के अगेंस्ट था। हाँ सर। अच्छा सर,
इस रिपोर्ट को किसने बनाया सर? इस रिपोर्ट को बनाया सर सीएजी ने सर। ये रिपोर्ट किसके पास गया सर? ये रिपोर्ट हमको देखने को मिलता है कि सर ये रिपोर्ट गया सर आपके राष्ट्रपति के पास। किसके पास गया सर? ये रिपोर्ट गया सर आपके राष्ट्रपति के पास। ठीक है सर। एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट रिपोर्ट बना है, एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट बनाया है और एग्जीक्यूटिव के प्रमुख, कार्यपालिका के प्रमुख को, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव को ये रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है। तो क्या एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करेगा? नहीं सर। क्या सर? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब मालूम है क्या होगा सर? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? भेज देंगे स्पीकर के पास। अब स्पीकर के पास जब ये रिपोर्ट जाएगा तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि एक संसदीय समिति एक्टिवेट हो जाएगी। उस संसदीय समिति का नाम क्या होता है सर? याद रखना, उस संसदीय समिति का नाम हमें देखने को मिलता है लोक लेखा समिति। क्या होता है सर? उस समिति का नाम हमें देखने को मिलता है लोक लेखा समिति। और ये जो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है सर, जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, दैट मीन्स सर एक ये पूर्ण क्या है सर? ये कंप्लीट लेजिस्लेटिव बॉडी जब क्वेश्चन करेगी, ठीक है, जब क्वेश्चन करेगी तो क्या सर, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, तो इस लेजिस्लेचर को, इस एग्जीक्यूटिव को आंसर करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ गया। क्या सर? पैसा कहाँ गया। अब बात आती है कि सर मुझे एक बात बताओ, ये जो पद है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है सर? ये पद एक डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? याद रखना, ये पद की महत्वपूर्णता की अगर हम बात करते हैं कि ये जो पद है सर, आपको ये पद आपका सर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न हमें सर क्या देखने को मिलता है? याद रखिएगा, अगर मैं रीज़न के बारे में बात करता हूँ तो रीज़न हमको देखने को मिलता है कि ये सर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। किसकी सर? ये सर याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। किसकी? तो सरकार की, यानी कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कैसे सर? सर हमने ना, संसद ने ना बजट पास किया, ठीक है सर, और बजट के थ्रू हमको देखने को मिलता है कि हमने क्या किया, सरकार को भारत की संचित निधि से ये जो टैक्स पेयर का मनी था ये खर्चा करने का हक दे दिया। तो सर खर्चा तो हो दे दिया, कंट्रोल कैसे होगा? जब खर्चा हो जाता है ना, तब यहाँ पर आता है सीएजी। हमने जब बजट में आपको दिया था पैसा, तो हमने अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट के आधार पर दिए थे, ठीक है सर। अलग अलग हमको देखने को मिलता है कि हमने आपको अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट के आधार पर दिए थे और हर एक का सर आपने डिटेल एस्टिमेशन दिया था, डिटेल एस्टिमेट दिया था, उसके आधार पर दिया था। अब सीएजी चेक करेगा कि जिस वे में पैसा दिया गया था उसी तरीके से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है, और जितना पैसा जिस चीज़ के लिए लगा है वो सही लगा है कि नहीं लगा है। सीएजी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ऑडिट्स करेगा। क्या करेगा? सीएजी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ऑडिट करेगा। कौन कौन से ऑडिट? सबसे पहला वो करेगा रेगुलेटरी ऑडिट करेगा, ठीक है, सबसे पहले वो रेगुलेटरी ऑडिट करेगा। उसके बाद हमको देखने को मिलता है वो कंप्लायंस ऑडिट करेगा कि सर एक एक चीज़ जैसे बोला गया था कि हमको देखने को मिलता है कि सर इस स्टैंडर्ड का ये चीज़ लाने के लिए इतना खर्चा होगा सर, ट्रैवलिंग के ऊपर इतना खर्च होगा सर, सारी चीज़ें उस तरीके से फॉलो हुई हैं या अपने मनमर्जी से फॉलो हुई हैं। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेगा। क्या सर? वो परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेगा कि सर यदि हमने कहा था कि हम राफेल लाएंगे, MiG-29 नहीं खरीदेंगे, तो राफेल के लिए अगर इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो क्या उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो उतने करोड़ रुपए खर्च करने के लायक, वो बराबर, वो जस्टिफाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो सीएजी आपसे पूछेगा सरकार से पैसा कहाँ गया, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ गलत चीज़ों में खर्चा कर दिया है। इसके अलावा सीएजी क्या करेगा? इसके अलावा सीएजी करता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? ये प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है वो एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंस भी चेक करेगा। क्या करेगा सर? वो आपको एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंस भी चेक करेगा। इस एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंस चेक करने का मतलब क्या है? वो यहाँ पर आपको चेक करेगा कि सर हमने ना आपको टैक्स पेयर का पैसा दिया है, मजदूरों का भी पैसा है, उसमें ध्यान से देके पैसा खर्च करना, जहाँ पे भी फिजूल खर्च कट होना चाहिए। अगर कोई डील 2 आपको ट्रैवलिंग में पूरा हो सकता है तो 2 में करो, तीसरा और चौथा अपने फैमिली मेम्बर्स को घुमाने के लिए मत करो। इस प्रकार का काम आपने किया है कि नहीं किया? अगर किया है, सीएजी जनता के सामने आपसे वो रख देगा और पैक आपसे पूछेगी,
पैक पूछेगी, क्या पैक पूछेगी, क्योंकि कार्यपालिका को तो सीधे कर नहीं सकता है। पैक के हाथ में रिपोर्ट आए ना तो सीएजी बोलेगी कि देखो मेरे रिपोर्ट में ना ये चीज़ है, ये वाला सवाल पूछो। तो सीएजी के बिहाफ पे लोक लेखा समिति जब मंत्रालय से पूछेगी कि आपने फिजूल खर्ची क्यों की, तो सर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मंत्रालय को बताना होगा सर कि पैसा कहाँ गया, उन्होंने फिजूल खर्ची क्यों की। बात पब्लिक डोमेन में आ गया, बात किसके पास आ गया सर, बात आ गया सर जनता के पास। और सर जब जनता के पास बात आ गया, यानी कि सर जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो है सर, याद रखना सरकार का जो जनता के प्रति जो वित्तीय जवाबदेही है, ये सीएजी ने क्या किया सर, ये सीएजी ने सुनिश्चित करवा दिया, जो लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ा एक हमको फसेट माना जाता है, एक सबसे बड़ा हमको पिलर माना जाता है। तो इसीलिए शायद भीमराव अंबेडकर से, इसीलिए याद रखना जब भीमराव अंबेडकर से आपके पूछा गया कि एग्जैक्टली जो सीएजी है वो क्या है, तो उन्होंने कहा था आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस ऑफिसरी पोस्ट इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही इज वन मैन हु इज गोइंग टू सी दैट expense voted by the parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by the parliament। मतलब जितना मांगा गया था, जितना का एप्रोप्रिएशन दिया था, उतना ही खर्च हुआ है, और उसमें भी फिजूल खर्ची कट हुआ है सर, पैसे का गमन नहीं हुआ है। किसने कहा था सर, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि वह सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। एंड सीएजी ने, चाहे हम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में बात करते हैं या अन्य मामलों के बारे में बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि सीएजी ने अभी आपको अपनी भूमिका काफ़ी बेहतर तरीके से अभी तक तो निभाते आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।